नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। आप देख रहे हैं अपनो उत्तराखंड। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबरों से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई टिहरी में बेटी बवारियों को कोथिंग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने वहां लगे स्टॉलों का भ्रमण किया और स्वयं जानद्रा चलाकर महिलाओं को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम में टिहरी विधायक भी मौजूद रहे। मातृशक्ति यानी कि हमारी माताओं बहनों के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। उत्तराखंड राज्य निर्माण में आपके योगदान को कौन भूल सकता है। हमारी माताओं बहनों ने जो, चाहे वो खटीमा का गोलीकांड हो, मसूरी का गोलीकांड हो या रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर का कांड हो, हम सबके जहन में हमेशा वो रहता है कि हमारी माताओं बहनों की बड़ी कुर्बानी की बदौलत हमको ये राज्य प्राप्त हुआ था। भाइयों बहनों, आज मेरे द्वारा यहाँ पर बेटी बवारी कौथिग के तहत जनपद में 415 करोड़ की कुल 160 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है। ये सभी परियोजनाएं उत्तराखंड को श्रेष्ठ बनाने के लिए, हमारे टिहरी जनपद को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने के लिए और हमारे संकल्प को, जो हमने श्रेष्ठ उत्तराखंड का संकल्प लिया है, श्रेष्ठ टिहरी का संकल्प लिया है, उस संकल्प को सिद्ध करने में सहायक होंगी। और हमने कहा था हम जो भी योजनाएं लाएंगे सबके लिए लाएंगे, बिना भेदभाव के लाएंगे, निष्पक्ष तरीके से लाएंगे, क्योंकि हमारी राजनीति का जो आधार है वो केवल वोट बैंक की राजनीति नहीं है, बल्कि ये लगातार जनता जनार्दन की सेवा है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और उसमें भी सबका प्रयास, उनका ये जो मंत्र है, इस मंत्र को धरातल पर उतारने का काम हमारी राज्य की सरकार भी उनके मार्गदर्शन में लगातार कर रही है। कई बार लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का क्या फायदा है। वे लोग आज तक देख सकते हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है वो उत्तराखंड में हर क्षेत्र में आज विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है, विकास की गंगा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हम पहाड़ से लेकर मैदान तक विकास का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में रोड शो किया। सीएम धामी के रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं ने जय सिया राम के जय जयकारे भी लगाए। रोड शो गणेश चौक से होते हुए बोराड़ी मुख्य बाजार मोलधार होते हुए आयोजन स्थल पर पहुंचा। करीब 1.5 घंटे के रोड शो के दौरान जगह जगह पर भारी भीड़ उमड़ी। हल्द्वानी में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह में कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत शिरकत करेंगे। मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति ओपीएस नेगी ने बताया कि विश्वविद्यालय के छात्रों को डिग्री दी जाएगी, जिसमें 5 छात्रों को पीएचडी की उपाधि और 2 छात्रों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक से नवाजा जाएगा। 16 छात्रों को स्नातकोत्तर स्वर्ण पदक भी दिए जाएंगे। साथ ही 5 छात्रों को स्नातक स्वर्ण पदक दिए जाएंगे। कल उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षांत समारोह है। इसमें कुल जो है 15,417 विद्यार्थी, 2 सत्र हमारे हैं, 6 महीने के सत्र होते हैं। पिछले वर्ष के जनवरी का सत्र और जो है जुलाई का सत्र, 2 सत्रों का जो है हमें 15,417 विद्यार्थियों को जो है डिग्री दी जाएगी। कौन कौन लोग शामिल होंगे? इसमें जो है मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मुख्यमंत्री शामिल होंगे, अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल करेंगे तथा विशेष अतिथि के रूप में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी तथा माननीय सांसद, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और केंद्रीय रक्षा पर्यटन मंत्री शामिल होंगे। सर, मानद उपाधि क्यों दी जा रही है? मानद उपाधि दी जा रही है। मानद उपाधि का जो है इस समय जो तय किया था, उन्होंने इस समय अपनी व्यस्तता के कारण से मानद उपाधि लेने के लिए समय नहीं मांगा, कहा कि मैं अनुपलब्ध हूँ, इसलिए उसको हमने पोस्टपोन करना पड़ा। ये जो है, जो हमारे CDS की हिंदी क्या होती है, जो CDS जो, हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ,
माननीय श्री अनिल चौहान जी का नाम प्रपोज हुआ था, उनका नाम गवर्नर के यहाँ से भी मंजूर हो गया था, लेकिन वो इस समय जो है देश की वर्तमान परिस्थितियों के कारण उपलब्ध नहीं है, तो उन्होंने इस समय कहा कि अभी मैं इसमें आने। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने जीजीआईसी में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में सिख समाज के शहीद साहिबजादे को श्रद्धांजलि देते हुए मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। ये कार्यक्रम सभी स्कूल और विश्वविद्यालयों में किया जा रहा है। वीर बाल दिवस को लेकर हो रहे कार्यक्रमों से विद्यालय के छात्र छात्राओं को भी वीरता का गौरवशाली इतिहास पता चलेगा। इस दौरान उन्होंने सिख समाज के कई वरिष्ठ जनों को सम्मानित किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो वीर बाल दिवस है, उन्होंने पूरे देश में, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में इसको मनाने का निर्णय किया है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी शिक्षण संस्थाओं में भी इस कार्यक्रम को होना चाहिए, ताकि नई पीढ़ी को वीर बाल दिवस के बारे में ज्ञात हो, कि नई पीढ़ी को ये उनका इतिहास पता होना चाहिए। इसलिए हम हर स्कूल में कार्यक्रम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय में कार्यक्रम कर रहे हैं, और जो वीर बाल दिवस के बारे में जो इतिहास है वो बच्चों को पूरा यहाँ पे बताने जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और जनवरी माह में इसकी रिपोर्ट भी जारी कर दी जाएगी। इस बात को लेकर जहां एक तरफ बीजेपी सीएम का आभार जता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने पहले दिन से कहा था कि हम यूसीसी लागू करेंगे और इस कदम से सब समाज को ईमानदारी से एक आंख से देखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूसीसी पर पिछले 1.5 साल से सिर्फ बयानबाजी ही देखने को मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी मुद्दे पर गंभीर नहीं है और यूसीसी के जरिए राज्य के बड़े मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। देखिए, युवा मुख्यमंत्री ने डे 1 से ये कहा था कि हम यूसीसी लागू करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक यूनिफॉर्मिटी लाएगा, सर्व समाज के लिए, कोई ऊपर कोई नीचे ना हो, सब ईमानदारी से सबको एक आंख से देखा जा सके कि ईमानदार कोशिश है। मुझे उम्मीद है कि युवा मुख्यमंत्री लगातार अपना 100% यूसीसी को लाने में दे रहे हैं। ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, अपनी रिपोर्ट यूसीसी की अब सबके सामने मोटे तौर पे आ जाएगी अगले साल, उसे सबमिट कर दिया जाएगा। लाइनअप पूरी तरह से तैयार है और मैं ये मानता हूँ कि हम इंतज़ार, शायद मुझे लगता है कि एक सही समय का युवा मुख्यमंत्री इंतज़ार कर रहे हैं कि जब यूसीसी को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए हम आगे बढ़ा सकें। और मुझे उम्मीद है कि यूसीसी आने से एक सिमिलैरिटी आएगी और जो प्रेशर एक तरह से समाज को बांटने का बना रहता है, कभी किसी कास्ट के नाम पे, किसी परंपराओं के नाम पे, किसी जात के नाम पे, उससे निजात मिलेगी और हम विकसित देश की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विकसित देश तभी मुमकिन है जब आप यूसीसी जैसे कानूनों को इम्प्लीमेंट करेंगे। मुझे लगता है वेस्ट में अगर तमाम जो विकसित देश हैं अगर उन्हें देखा जाए तो सब में यूसीसी लागू है, तो मुझे लगता है यूनिफॉर्मिटी की आवश्यकता है। और जो पढ़ा लिखा समाज है वो तो पूरी तरह से तैयार है, जो कम पढ़ा लिखा समाज है उसको समझाने की ईमानदार कोशिशें जारी हैं कि आपस में कोई द्वंद्व वाली स्थिति ना हो, किसी को कोई गलतफहमी ना हो, तो लोगों को समझाया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि सब लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे और धीरे धीरे हम लोग कामयाबी की ओर आगे बढ़ेंगे। देखिए, यूसीसी के मुद्दे पर 1.5 साल से केवल बयानबाजी देखने को मिल रही है और सरकार कहती है कि अब जो है यूसीसी लागू होगा, तब यूसीसी लागू होगा। पहले भी जो है यूसीसी की जो चेयरमैन है रंजना देसाई जी, उन्होंने 6 महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ड्राफ्ट सरकार को सौंप दिया गया, फिर भी यूसीसी का जो है कमेटी का समय बढ़ाया गया और पिछले 2 महीने से फिर मुख्यमंत्री की ओर से बयानबाजी हो रही। आखिर सरकार किसी भी मुद्दे पर गंभीर नहीं है, केवल यूसीसी पर चर्चा करके सरकार जो है जो राज्य के बड़े मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। इस सरकार की नीयत और मंशा साफ नहीं है, केवल बयानबाजी करके ये जो है।
बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नए साल के आगाज के साथ जनवरी माह में राम मंदिर का भव्य उद्घाटन अब होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि हम बीजेपी से प्रश्न कर रहे हैं कि राम मंदिर का ताला कब खुला और कब उसमें पूजा अर्चना हुई, इसकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर जिस स्थान पर मंदिर बन रहा है उसका श्रेय बीजेपी क्यों ले रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जब राम मंदिर बन रहा था तभी से कांग्रेस के पेट में दर्द था और कांग्रेस पार्टी का कहना था कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि पूरी जनता जानती है कि कांग्रेस सनातन विरोधी प्रक्रिया का निर्वहन करते हैं। हम बीजेपी से प्रश्न कर रहे हैं कि आखिर ताला कब खुला, पूजा कब शुरू हुई, उसका जवाब दे। अपने टाइम में इन्होंने क्यों नहीं किया। दूसरा, कोर्ट के निर्देशों पर आज वहाँ मंदिर बन रहा है, उसका श्रेय बीजेपी क्यों ले रही है। तीसरा, जो इन्होंने अरबों खरबों रुपया लोगों से चंदा किया राम मंदिर के नाम पे, उसका सदुपयोग या दुरुपयोग क्या हो रहा, उसका श्वेत पत्र तो जारी करें, क्योंकि मेरी जानकारी में काम तो सरकारी धन से हो रहा है, पैसा सरकारी लग रहा है। तो जो जनता से पैसा लिया गया वो कहाँ लगा है। पहले रामशिला में भी ये लोग पैसे ले गए और फिर उसके बाद राम मंदिर के नाम से भी इन्होंने चंदा किया है। आखिर वो चंदा कौन खा रहा है। लोगों को समझा पाएंगे आप ये बात? निश्चित ही लोग समझेंगे। आज तोगड़िया के बारे में लोग बात कर रहे हैं। आज राम मंदिर के जो संस्थापक थे, आज इन्होंने मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी को वहाँ आने से रोक दिया है किसी न किसी बहाने से। तो ये सारी चीज़ें लोग समझ रहे हैं और ये वन मैन शो चल रहा है और इसको जनता समझ रही है। देखिए, ऐसा है, जो सनातन विरोधी हैं उनके बारे में कोई व्यक्ति क्या बोलेगा। वो खुद ही अपने आप को बताते हैं कि हम सनातन विरोधी हैं। जब राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा था तब इनके पेट में दर्द था और ये वही कांग्रेस पार्टी है जो ये कहती थी राम का कोई अस्तित्व नहीं है। कभी भी वहाँ पर अयोध्या गए तो 5 रुपए का बताशा भी नहीं चढ़ाना इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। आज सनातन की बात कर रहे हैं और जा रहे हैं मंदिरों में और बातें दिखा रहे हैं, ये उनके मुँह से शोभा नहीं देती है। सबको पता है, पूरी जनता को पता है कि ये सनातन विरोधी प्रक्रिया ये करते चले आए और करते रहते हैं। आज इनको रोना आ रहा है कि इनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, वो जारी करना चाहिए, ये जारी करना चाहिए। तो पहले अपने घर में देखिए कि कितने ज़्यादा पैसे जमा है, उसके श्वेत पत्र जमा करें और उसके बाद बात करें तो ठीक लगेगा। जीप घोटाला ले लीजिए, चाहे स्टैम्प घोटाला ले लीजिए, पता नहीं कितने अनेकों घोटाले हैं, उसको देखें और उसके बाद उसका श्वेत पत्र जारी करें, उसके बाद बात करें तो शोभा देता है। तो सनातन संस्कृति के विरुद्ध जो ये चलते हैं, ये सनातन प्रक्रिया को तभी अपनाते हैं जब कोई भी चुनाव नज़दीक होता है। तब ये मंदिर में पटका भी पहने नज़र आते हैं, तिलक भी लगाते नज़र आते हैं, घंटियाँ भी बजाते नज़र आते हैं। तो ये परिवेश को देखते हुए और चुनावी माहौल को देखते हुए मंदिरों में जाते हैं। तभी बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति के विश्राम गृह और धर्मशालाओं में मरम्मत कार्य और सामान आपूर्ति की गुणवत्ता घटिया पाई गई। जांच के लिए गठित उप समिति की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। रिपोर्ट के आधार पर बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति ने मुरम्मत कार्य करने और विश्राम गृहों में सामान की आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों का भुगतान रोक दिया है। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर समिति ने ठेकेदारों को 2 सप्ताह के भीतर दोबारा काम शुरू करने के आदेश दिए हैं। पीकेटीसी के जो विश्राम गृह हैं उसकी मरम्मत के लिए जो है सामान आपूर्ति और गुणवत्ता को लेके सवाल खड़े किए हैं। इसमें आपने जांच के आदेश भी दिए हैं, क्या कुछ है सर? देखिए, इस वर्ष यात्रा काल प्रारंभ होने से पूर्व हमने जो हमारे विभिन्न स्थानों पर यात्रा मार्गों पर जो विश्राम गृह हैं उनमें मरम्मत के कार्य, सौंदर्यीकरण और इत्यादि के जो अन्य कार्य थे और इसके अलावा वहाँ पर विश्राम गृहों में जो सामग्री इत्यादि होती है उसके क्रय के लिए टेंडर इत्यादि निकाले थे। और उस क्रम में जो कार्य वहाँ पर हुए हैं उसमें हमारे पास ये शिकायत आई थी कि उनमें गुणवत्ता ठीक से नहीं है। तो इन शिकायतों के आधार पर मैंने एक सब कमेटी गठित करी थी जिसने जांच रिपोर्ट हमको दी और उनकी संस्तुतियों के आधार पे हमने जो भी जहाँ पर भी गुणवत्ता युक्त कार्य नहीं हुआ है वहाँ पर उन ठेकेदारों के, संबंधित ठेकेदारों के भुगतान रोकने के आदेश दिए हैं और उनको निर्देशित किया है कि वो 2 सप्ताह के भीतर में इन निर्माण कार्यों को जो गुणवत्ता उनमें ठीक नहीं है उसको पूर्ण करें। मानकों के रूप से हमारे सीओ की तरफ से जो हमारे
अधिशासी अभियंता हैं उनको लिखित में पत्र जारी किया गया है कि जो मानक थे मानकों के अनुरूप ही। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में उन उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी जो स्थानीय बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार देंगे। उन्होंने कहा कि देहरादून में हुए इन्वेस्टर समिट में निवेशकों के साथ 3:30 लाख करोड़ से ज्यादा के करार हुए हैं। जल्द ही इन्हें धरातल पर उतारने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट पलटवार करते हुए कहा कि 2018 में भी सरकार ने इसी तरह के इन्वेस्टर समिट को राज्य में आयोजित किया था। तब वह बताएं कि उसे सब में कितना निवेश उत्तराखंड में हुआ और कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिला। बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में केवल बेरोजगार युवाओं के साथ छलावा करना जानती है। अगर उन्हें इतनी युवाओं की चिंता होती तो उत्तराखंड में इस समय बेरोजगारी का आंकड़ा चरम पर है। इतनी ज्यादा बेरोजगारी अगर इन्वेस्टर समिट से रोजगार मिलते तो नहीं होती। देखिए, इन्वेस्टर मीट को लेकर के सरकार तमाम बयानबाजियां पहले ही कर चुकी है, लेकिन हमने केवल एक सवाल सरकार से पूछा था कि 2018 में भी आपने इसी प्रकार का इवेंट आयोजित किया था, जनता की जो है गाड़ी कमाई आपने उस इन्वेस्ट पर भी लुटाई थी। भाई उस इन्वेस्टर मीट पर जो है व्हाइट पेपर जारी कर दीजिए, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आज भी प्रदेश से पलायन क्यों हो रहा है, उद्योग पहाड़ क्यों नहीं चढ़े हैं। अब सरकार 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का दावा कर रही है। अगर निवेश धरातल पर दिखाई देगा, प्रदेश से पलायन रुकेगा, पहाड़ों में उद्योग चढ़ेंगे, तो भाई वो कोई छुपा थोड़ा ही ना सकता है। लेकिन सरकार केवल अगर चुनाव को देख के बयानबाजी कर रही है, इवेंट आयोजित कर रही है, तो बहुत जल्दी इसकी पोल पट्टी भी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1 से 2 दिनों तक मौसम फिलहाल शुष्क रहने की उम्मीद है। हालांकि मैदानी जिलों में कोहरा छाया रह सकता है और वहीं 31 दिसंबर से 2 से 3 दिन तक मौसम बदलने की उम्मीद है। यानी नए साल के दरमियान पूरे प्रदेश भर में मौसम बदलने की उम्मीद मौसम विभाग जता रहा है। इस बात को लेकर मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने कहा कि नए साल के मौके पर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते कड़ाके की ठंड बढ़ने की उम्मीद है। देखिए, अगर आगे 3-4 दिन की बात करें तो जो है उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा और अगले 1-2 दिन में देखेंगे जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हैं, विशेषकर जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर है, वहाँ पे सुबह के वक्त कोहरा छाने की उम्मीद है। तो मॉडरेट से लेकर डेंस जो है फॉग मिलने की संभावना है। उसके बाद जो है बात करेंगे 4 दिन बाद 30-31 के बाद जो है 30-31 और 1 तारीख में उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, वहाँ पर कहीं कहीं हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। साथ ही जो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे बर्फबारी भी मिल सकती है इन क्षेत्रों में 30 तारीख। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ड्रग्स फ्री उत्तराखंड मुहिम के तहत जनपद पौड़ी पुलिस ने नशा मुक्ति के खिलाफ अभियान चलाया है, जिसके तहत अवैध नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। एसएसपी श्वेता चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि बीते इस 1 वर्ष में एनडीपीएस एक्ट के तहत 50 से अधिक अभियोग पंजीकृत करते हुए एएनपीएफ और पुलिस टीम द्वारा लगभग 5 किलो से ज्यादा अवैध चरस को बरामद किया गया है। साथ ही 200 किलो से अधिक गांजा बरामद किया गया। अवैध नशा तस्करों के खिलाफ नशे की खरीद फरोख्त पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाए हुए हैं। कुछ मामलों में संपत्ति जब्तीकरण तक की कार्रवाई भी अमल में लाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो मुहिम है ड्रग्स फ्री उत्तराखंड, उसके तहत पौड़ी पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल भी पुलिस द्वारा कोटद्वार पुलिस द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई, जिसमें हमारी एएनटीएफ की टीम भी सम्मिलित थी। 1 किलो 700 ग्राम चरस जो है वो बरामद की गई है। एक होटल स्वामी है जो होटल की आड़ में इसका धंधा कर रहा था,
उनकी गिरफ्तारी की गई है। और पूरे साल में अगर देखा जाए तो ANTF और पौड़ी पुलिस द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है। लगभग 5 किलो से ज़्यादा की हमारी चरस, अवैध चरस जो है उसकी बरामदगी की गई है और 200 किलो लगभग जो अवैध गांजा है उसे बरामद किया गया है। तो पूरे वर्ष में 50 से ज़्यादा अभियोग पंजीकृत किया गया है NDPS एक्ट के तहत। तो पुलिस द्वारा अच्छी कार्रवाई की जा रही है और फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करते हुए कुछ मामलों में जिसमें कमर्शियल क्वांटिटी हमने बरामद की है उसमें उनकी प्रॉपर्टी भी सीज की गई है। देखिए, लगातार पुलिस द्वारा जो कार्रवाई है जिसमें प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंसेस हैं उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है और इसमें भी जो NDPS एक्ट के तहत है उसमें जैसा कि मैंने बताया कि जो कमर्शियल क्वांटिटी हमें बरामद हुई है जिन जिन केसेस में उसमें हमने उनकी प्रॉपर्टी सीजर की भी कार्रवाई की है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लहबोली गांव में स्थित सालवी ईंट भट्टे की दीवार गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। दीवार के नीचे दबने के कारण 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं जिनका उपचार एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम हादसे की जांच में जुटी हुई है। सुबह लहबोली गांव स्थित एक ईंट भट्टे की अचानक दीवार गिर गई जिस कारण कई मजदूर दीवार के मलबे के नीचे दब गए। दीवार गिरने से 8 लोग इसमें दब गए थे, जिसमें 6 लोगों की मृत्यु की अभी तक हम लोगों के पास सूचना है। वे 2 लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। आगे की जो भी कार्रवाई है उसके लिए हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बाकी आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, जो भट्टे के जो कुछ यहाँ पर परिवार हैं वो बता रहे हैं कि भट्टे की लापरवाही में इसकी जो हाइट है वो उन्होंने बढ़ा दी गई है। इसमें जो भी पुलिस के पास कंप्लेन आएगी और नहीं भी आएगी इसमें। फिलहाल अपनू उत्तराखंड के स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।